चलिए दोस्तों, आज हुतीज़ की कहानी समझते हैं। हाल फिलहाल में हुतीज़ ने सऊदी अरेबिया में एक अटैक किया था। कुछ महीने पहले उन्होंने यूएई में भी एक अटैक किया था जिसमें 2 इंडियंस की जान चली गई थी। तो आखिर ये हुतीज़ हैं कौन, इनका एजेंडा क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। चलिए आज इसी कहानी को डिकोड करते हैं देव दिस साइड के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, हुथीज नॉर्थ यमन की एक ट्राइब है। ये मेजरली शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस हैं। हुथी शिया सेक्ट के ज़ाइदी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। मेजर कंट्रीज जैसे कि ईरान, इराक और लेबानन, जहां शिया सेक्ट के मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहते हैं, वो लोग हुथीज को या ज़ाइदीज को आउटकास्टर समझते हैं, क्योंकि इनके जो डॉक्ट्रिन्स और पॉलिसीज़ हैं वो शिया सुन्नी के पॉलिसीज से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। हज़ारों सालों से ज़ाइदीज नॉर्थ यमन के सादा प्रोविंस में रहते हैं। 1978 में अली अब्दुल्ला सालेह नॉर्थ यमन में पावर में आए। 12 साल बाद यानी 1990 के आसपास नॉर्थ यमन और साउथ यमन यूनाइट होके यमन नाम का एक कंट्री बना। सालेह का रूल 2011 तक ही था। 1980s के दौरान सऊदी अरेबिया ने नॉर्थ यमन में स्टेट स्पॉन्सर्ड सलाफी इंस्टीट्यूट ओपन किया। अब सलाफिज्म या सलाफी इंस्टीट्यूट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सलाफिज्म एक मूवमेंट था जहाँ सऊदी अरेबिया प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम प्रीच करना चाहता था दुनिया को थ्रू सलाफी इंस्टीट्यूट्स, एंड सऊदी अरेबिया के हिसाब से प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम यानी सुन्नी इस्लाम। अब जब ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होने लगे तो ज़ाइदीज़ मार्जिनलाइज फील करने लगे और इसीलिए अपने रिलीजन को बचाने के लिए ज़ाइदीज़ हुसैन बदरुद्दीन अल हुती के लीडरशिप में रीयूनाइट हुए, एंड इसी से हुती मूवमेंट का शुरुआत हुआ। लेकिन हुतीज़ 2003 में इराक इन्वेजन के बाद पॉलिटिकली ज़्यादा पॉपुलराइज हुए। हुतीज़ ने यूएस लेड इन्वेजन को करप्ट बताया और कंडेम एंड काउंटर किया। हुतीज़ ने सालेह को यूएस का पपेट भी बताया। इसी चक्कर में और फिर सना यानी कि यमन का जो कैपिटल है, उनके मॉस्क्स में जब हुतीज़ ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो सालेह ने अपने फोर्सेस भेजे और हुसैन अल हुती को अरेस्ट कर दिया। इसके बाद पहली बार हुतीज़ और सालेह गवर्नमेंट के बीच वॉर शुरू हुआ। दोस्तों, हमने जब भी मिडिल ईस्ट के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे हमें ये सीखने को मिला है कि जब भी ऐसे छोटे वॉर्स शुरू होते हैं मिडिल ईस्ट में, तब मिडिल ईस्ट के 2 सबसे बड़े पावर्स यानी सऊदी और ईरान, इन छोटे वॉर्स को बड़ा बनाने में फुल सपोर्ट रहता है इनका। इन्हीं वॉर्स के वजह से सऊदी और ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर्स कंटिन्यू कर पाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन यमन के साथ भी हुआ। सऊदी ने सालेह गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जबकि ईरान ने उसके काउंटर में हुतीज़ को सपोर्ट किया। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती फेज में हुतीज़ को मिलिट्री सक्सेस मिली, लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए सऊदी ने सालेह के सपोर्ट में और ज़्यादा फोर्सेस भेजे। आखिरकार 2010 में एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ सालेह गवर्नमेंट और हुतीज़ के बीच। लेकिन फिर आया साल 2011 का, जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग के बारे में आपको डिटेल में समझने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जब अरब स्प्रिंग चालू हुआ तो हुतीज़ फिर से अपने फॉर्म में आ गए, एंड फाइनली इस बार सालेह को स्टेप डाउन करना पड़ा फ्रॉम प्रेसिडेंसी। इस बार हुतीज़ ने भी नेशनल डायलॉग ज्वाइन किया, यानी गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की। इस बार प्रेसिडेंट बने अब्दुर्रब्बा मंसूर हादी, जिनको भी सऊदी का सपोर्ट था। ये एक कोalition गवर्नमेंट था यमन में। लेकिन हादी की प्रेसिडेंसी में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। पेट्रोल के प्राइसेस दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके ऊपर से हादी अल-कायदा के अटैक्स भी स्टॉप नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हुतीज़ ने फिर से हथियार उठाया। इस बार उन्होंने हाथ मिलाया या एलाई बनाए सालेह का। सालेह हो सकता है हुतीज़ के दुश्मन हो, लेकिन इस टाइम पे भी सालेह के पास मिलिट्री सपोर्ट मौजूद था। उनके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे मिलिट्री में जो सिर्फ और सिर्फ सालेह के लिए काम करते थे। 2015 आते आते हुतीज़ ने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था और यमन के मेजर सिटीज़ में कब्जा कर लिया था। सना आते आते उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया। अब
वो अपने आप को अंसार अल्लाह कहने लगे, यानी हेल्पर्स ऑफ गॉड। हुतीज़ ने एयर ट्रैफिक ओपन किया ईरान और यमन के बीच और लोगों से ये वादा किया कि वो पेट्रोल प्राइसेस को कम करेंगे। सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को भी हुतीज़ अब इरिटेटिंग लगने लगे थे एंड हुतीज़ को अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हुतीज़ एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे सऊदी ईरान के प्रॉक्सी वॉर में। इसीलिए सऊदी ने बाकी अरब देशों के साथ मिलकर एक अलायंस तैयार किया बैक्ड बाय यूएस, फ्रांस और यूके, एंड उन्होंने हुतीज़ पे स्ट्राइक करना शुरू किया। इतने सारे स्ट्राइक्स के बाद भी हुतीज़ आज भी यमन का एक मेजर एरिया रूल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रॉक्सी वॉर और मैं सही तुम गलत के चक्कर में यमन आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रही है। रोज़ाना बीमारी और भूखमरी के चक्कर में कई लोगों की जानें जा रही हैं एंड दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, चाहे जो भी बड़ा क्लेम कर ले, यमन की इस प्रॉब्लम का किसी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है एंड कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। यमन आज एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। अगर आपको फेल्ड स्टेट के बारे में जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको और हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि ग्लोबल डिप्लॉयमेंट्स या फॉरेन डेवलपमेंट्स क्या और कैसे हो रही हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि फॉरेन इन्फ्लुएंस एक कंट्री में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एलाइज बनाना ज़रूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ हमें उनके लिए बाउंड्रीज या लिमिट सेट करना भी ज़रूरी है।